सुप्रभात। नमस्कार। सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसके टॉपिक के रूप में दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। और आज उसमें हम उसका तीसरा राजवंश पढ़ेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत का नंबर 3 पर महत्वपूर्ण रूप से राजवंश या सल्तनत काल का शासन माना जाता है, जिसका नाम है तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तो आज तुगलक वंश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि तुगलक वंश किस प्रकार स्थापित हुआ और इसका समय क्या रहा, इसमें कौन कौन शासक रहे और कब से कब तक इसमें शासन का घटनाक्रम रहा। तो बता दें आपको, तुगलक वंश 1320 से आरंभ होता है और 1414 ईस्वी तक चलता है। अर्थात इस वंश में लगभग 3 मुख्य शासक माने जाते हैं, जिनका इसमें योगदान माना जाता है। बाकी अन्य शासकों को हम उत्तराधिकारी के रूप में अध्ययन करते हैं। तो आज उन्हीं की हम चर्चा करेंगे कि वो 3 शासक कौन कौन थे, कब कब उन्होंने शासन किया और किस प्रकार तुगलक वंश को दिल्ली सल्तनत की सत्ता के रूप में भारत पर शासित किया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का शासन जो है वो 1206 से आरंभ हो जाता है, वहाँ से जहाँ से गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी गई। और वो समय था 1206 और वहाँ से लेकर ये समय वहाँ तक चलेगा जहाँ तक इसका 5वां राजवंश लोधी राजवंश, जिसको लोधी वंश कह सकते हैं हम, क्योंकि ये सभी तुर्की शासन थे। कौन थे? तुर्की शासन या तुर्की शासक कह सकते हैं इसको। तो इस तुर्की शासक होने के कारण इस वंश में अधिकतर जो वंश है वो तुर्की है, लेकिन यहाँ पर जो अब पढ़ेंगे वो तुगलक वंश के रूप में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगला 4थे नंबर का जो होगा वो सैयद वंश होगा और 5वां जो वंश होगा वो लोधी वंश होगा। तो यहाँ से अब कह सकते हैं कि अफ़गानों की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अफ़गानों के रूप में जो होंगे वो कौन कौन क्या क्या किस प्रकार होंगे, तो जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। फिलहाल हम आपको इसमें तुगलक वंश के शासकों में सर्वप्रथम जो इसको स्थापित करने वाला था वो कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ये इसका संस्थापक माना जाता है, जिसने तुगलक वंश की नींव रखी। और इसका टाइमिंग जो है हम पढ़ेंगे 1320 से लेकर 1325, मात्र 5 साल ही टिक पाया, अर्थात शासन कर पाया, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। हालांकि इसने पूर्व ज्ञान के रूप में हम पढ़ लें कि जब हमने कौन सा वंश पढ़ा है दूसरे नंबर पे? खिलजी वंश। खिलजी वंश को पढ़ा था। तो खिलजी वंश के अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में जो थे वो कौन था? नासरुद्दीन खुसरो। तो नासरुद्दीन खुसरो, इस खुसरो को गद्दी से हटाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। क्योंकि इसका नाम क्या था उस समय? क्योंकि सेना में क्या था? सेना में सेनापति था। क्या था सेना में? सेनापति। तो सेनापति होने के कारण उस समय इसने गुजरात के अभियान में जब इसको भेजा गया था नासरुद्दीन के द्वारा, तब से ही इसने अपने आप को महत्वाकांक्षा के आधार पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इसने और इसे गद्दी से हटाने के लिए निर्णय कर लिया। और इसीलिए इसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक, सॉरी गाजी तुगलक। याद रहे, कई बार नाम कंफ्यूज हो जाते हैं। गाजी तुगलक जो है वो इसका नाम था, लेकिन बाद में जब गद्दी पर बैठा तो गाजी तुगलक ने गयासुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। कौन सी उपाधि ग्रहण की? गयासुद्दीन की। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी उपाधि लेते हुए ये दिल्ली के सल्तनत काल के तुगलक वंश के रूप में संस्थापक माना गया है। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा, जिसका समय 1320 से लेकर 1325 तक का रहेगा, वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। तो पहला सुल्तान तो ये रहेगा किस वंश का? तुगलक वंश का। दूसरा जो है वो रहेगा इसका पुत्र, जिसका नाम था जूना खां। बाद में इसका नाम रहा क्या नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन
तुगलक, ये इस नाम से प्रसिद्ध है। इसको इतिहास में पागल बादशाह की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इसके गुण जो थे वो विरोधाभास के थे, इसलिए इसने जो कार्य किए वो अच्छे भी थे तो बुरे भी थे। तो इसीलिए इसको अच्छाई और बुराई का मिश्रण मानते हुए इसने जो योजनाएं बनाई वो अपने आप में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, अर्थात विफल रही। इसीलिए इसको हम इतिहास में विषमताओं से भरा हुआ, या इतिहासकारों के अनुसार इसे पागल बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका टाइमिंग जो रहेगा 1325 से, कई जगह 24 भी लिखा है, क्योंकि 24 इसका लिखा है तो 25 से इसका चालू होता है, लेकिन ज़्यादातर समय 25 ही माना गया इतिहासकारों के अनुसार। 1325 से लेकर 1351 तक का समय जो रहा है वो मोहम्मद बिन तुगलक का रहा है, जो कि नंबर 2 शासक माना जाएगा। तो ये दूसरा हो गया जो महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो इसी वंश का और इसका चचेरा भाई, क्योंकि मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई जो था, चचेरा भाई जो बहुत ज़्यादा मोहम्मद तुगलक से भी स्नेह करता था और मोहम्मद तुगलक भी उसे चाहता था, उसका नाम था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, तो ध्यान रहे ये तीसरा जो इसका शासक है उसका नाम है फिरोज तुगलक, और इसका टाइमिंग है 1351 से स्टार्ट होते हुए 1388 तक। ठीक है, कई जगह 87 है, कई जगह 89 है, लेकिन आप 88 याद रखें। 1388 तक का जो है इसका समय वो इस प्रकार रहेगा। तो ये तीन जो है कंटिन्यूटी में तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक गिने जाएंगे। तीसरे नंबर का ही राजवंश है ये दिल्ली सल्तनत का, और 3 ही शासक इसके महत्वपूर्ण है। बाकी जो चलेगा घटनाक्रम आगे अब 4 नंबर से शासन के रूप में, वो इसमें क्या रहेगा, तुगलक वंश के उत्तराधिकारी, तुगलक वंश के उत्तराधिकारी। और आपको पता है उत्तराधिकारियों में योग्य भी हो सकते हैं और अयोग्य भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या नहीं था, उत्तराधिकार का कोई नियम निश्चित नहीं था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तराधिकारियों ने कैसे तैसे करके शासन को कहाँ से कहाँ तक खींच लिया। 1388 से लेकर, क्योंकि इसके बाद इस समय में लूटपाट भी हुई थी और कई प्रकार के घटनाक्रम घूम भारत में घटित हुआ, इसीलिए इस वंश को फिर भी बरकरार बनाए रखा। इसलिए इन उत्तराधिकारियों का भी अपना में महत्वपूर्ण स्थान है। और ये समय रहा कहाँ तक, 1414 तक। कहाँ तक, 1414 ईस्वी तक का समय जो है वो तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों का माना गया। तो इस प्रकार 4 रूपों में हम इसको पढ़ेंगे। किसको, तुगलक वंश को। कौन से वंश के, दिल्ली सल्तनत के काल का। समय पूरा ये है 1206 से 1526, उसी का पार्ट है ये तुगलक वंश। तो उसका समय है 1320 से लेकर 1414। 1414 के दौरान उसमें 4 प्रकार के शासक है, 3 तो विधिवत रूप से है, और चौथे नंबर में क्या किसको गिना है, तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों को गिना है, जो कि 1388 से आरंभ होते हुए 1414 तक इस राजवंश में सत्ता के रूप में शासन करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की, जो कि प्रस्तावना के रूप में भी देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक क्या था। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने बताया था आपको कि जिस समय खिलजी वंश था, उस खिलजी वंश के समय ही इसने क्या किया था, नासिरुद्दीन खुसरो के शासनकाल में 1320 में इसने गाजी मलिक, या जिसको हम कह सकते हैं गाजी तुगलक के नाम से, जिसने क्या किया, जिसने अपने आप की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए मौके का फ़ायदा उठाकर उसने किसका, खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो का क्या क्या युद्ध में पराजित कर दिया, और युद्ध में पराजित करके स्वयं सत्ता को अपना लिया या उस सत्ता पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से नए राजवंश की स्थापना कब हुई, 1320 में, सितंबर 1320। ये समय भी याद रखना आपको, सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते उसने एक नए दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश के रूप में तुगलक वंश की नींव रखी। किसकी नींव रखी, तुगलक वंश की, क्योंकि सरनेम जो था वो तुगलक था, इसलिए उसके नाम से तुगलक वंश को इसके नाम से जाना गया है। अब करते हैं इसका प्रारंभिक जीवन की, ये कौन था, क्या था और किस प्रकार इसने सत्ता को अधिकार में लिया। तो प्रारंभिक जीवन, इसको परिचय भी कह सकते हैं हम, प्रारंभिक जीवन परिचय भी कह सकते हैं। तो देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन, कई जगह इसको गयासुद्दीन है, कई जगह गियासुद्दीन है, तो इसकी अगर मात्रा भी लग जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मात्रा भी लगा सकते हैं हम, गियासुद्दीन भी बोल सकते हैं इसको। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश को आरंभ किया, जिसमें अनेक इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जैसे फरिश्ता के अनुसार, हम इतिहासकारों के अनुसार इसके मत पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार इसने शासन की सत्ता को स्थापित किया। तो इतिहासकार फेमस रहे हैं एक फरिश्ता,
तो फरिश्ता ने क्या कहा है कि मलिक तुगलक पंजाब की हिंदू जटनी का पुत्र था। अब देखो इतिहास में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं जिनको हम कहानियाँ कहते हैं, उसके आधार पर इसके बारे में अलग अलग वाक्यांश बताए गए हैं कि ये किसका पुत्र था। हालांकि एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के काल में 2 सुल्तान कौन थे, 2 सुल्तान कौन थे जिनकी माताएं जो थी वो क्या थी, हिंदू, और पिता जो थे वो क्या थे, तुर्क या मुस्लिम। तो याद रहे आपको वो दोनों सुल्तानों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको कि वो सुल्तान कौन कौन थे जो इस नाम से फेमस रहे हैं, जिनके पिता तो थे तुर्क या मुस्लिम और माताएं थी हिंदू। तो जिसमें पहला सुल्तान जो माना जाता है वो यही था, गयासुद्दीन। और दूसरा जो माना जाता है नंबर 2 पे, पहला गयासुद्दीन हो गया है जिसकी माता हिंदू जटनी बताते हैं, और उसी प्रकार एक और है जिसका नाम क्या है, सिकंदर लोदी। ये 2 जो सुल्तान थे, सिकंदर लोदी, ये 2 सुल्तान ऐसे रहे दिल्ली सल्तनत के काल में जिनके माता और पिता अलग अलग धर्म से संबंधित थे। इसीलिए इतिहास में ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि किसकी माता हिंदू थी, तो एक सिकंदर लोदी और एक किसकी, गयासुद्दीन तुगलक। तो 2 महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट अब जो हम कर रहे हैं इसका परिचय, तो उसमें हमने पढ़ा कि इसकी माता जो थी वो पंजाब की हिंदू जटनी थी, उसका पुत्र था ये। परंतु कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यह गयासुद्दीन अपने भाइयों के साथ खुरासान से, जो कि मध्य एशिया में है, वहाँ से जीविका की तलाश में भारत आया था और यहाँ अलाउद्दीन की सेना में सैनिक के रूप में नियुक्त हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका जन्म एक साधारण परिवार में माना गया है, जिससे उसकी योग्यता और पराक्रम और शूरवीरता के कारण उसने अलाउद्दीन का विश्वास जीत लिया और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपना ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। और मंगोलों के आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर यानी 1305 में उसे क्या बनाया गया, दीपालपुर का सूबेदार। किसने बनाया था, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके आधार पर, इसकी योग्यता के आधार पर। दीपालपुर का क्या बना दिया, सूबेदार। यहाँ से सूबेदार बनने के बाद इसने धीरे धीरे अपना प्रभाव और अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हुए अपना प्रभुत्व उसके उत्तराधिकारियों के सामने दिखाया। दीपालपुर का 1305 में सूबेदार नियुक्त किया। गयासुद्दीन ने सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों जिसमें खुसरो को पराजित कर दिया और स्वयं 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो समय भी आ गया है 8 सितंबर 1320 को इसने अपने आप को दिल्ली का क्या मान लिया, सुल्तान घोषित कर दिया और तुगलक वंश की नींव रखी। तो ये था इसका साधारण और प्रारंभिक जीवन या परिचय, जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये एक पंजाब की हिंदू जटनी का पुत्र था। कुछ इतिहासकार इसको सही मानते हैं, कुछ कहते हैं कि साधारण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन अपनी योग्यता से धीरे धीरे इसने अपनी पहचान बनाई। ये अपने भाइयों के साथ, कुछ ये भी मानते हैं कि अपने भाइयों के साथ ये खुरासान जो जगह है मध्य एशिया में, वहाँ से व्यापार के सिलसिले में फिर भारत आए और यहाँ आते आते इन्होंने खिलजी वंश के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ नौकरी की, जिसमें सैनिक सेवाएँ दी और सैनिक सेवाओं से प्रसन्न होकर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में उसे दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और जब सुल्तान की मृत्यु हो गई 1316 में, उसके पश्चात उसने 4 वर्ष बाद उसके अंतिम शासक जिसका नाम था नासरुद्दीन खुसरो, उसके शासनकाल में विद्रोह करते हुए उसे गद्दी से हटाकर स्वयं सुल्तान बन गया और एक नए राजवंश को जन्म दिया जिसका नाम तुगलक वंश रखा गया। तो ये इसके परिचय के रूप में है। ठीक है, तो ये था इसका प्रारंभिक परिचय। अब है प्रारंभिक समस्याएं। शासक बनने के बाद क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक समस्याएं, जैसे सुल्तान बना उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। किसकी बात कर रहे हैं, गयासुद्दीन की, कि गयासुद्दीन के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो देखिए, गयासुद्दीन अमीरों की सर्वसम्मति से सुल्तान तो बन गया, परंतु फिर भी उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थी जिन्हें उसे सामना करना जरूरी था। अब वो समस्याएं कौन कौन सी थी, तो याद रहे हम गयासुद्दीन की समस्याएं पढ़ रहे हैं। तो गयासुद्दीन की समस्याओं में कौन कौन समस्या आती है। सबसे पहली समस्या है रिक्त, क्या होगा, रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष की समस्या, ये महत्वपूर्ण समस्या थी जो राज्य को बिल्कुल कंकाल बनाने वाली थी, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सारी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए खजाना जो था वो पूरी तरह से राजकोष खाली था।
इसीलिए जितनी भी योजनाएं चलानी थी उसमें उसको समस्याएं सामने आ रही थी। तो पहली समस्या हो गई खाली या रिक्त राजकोष की। दूसरा, कृषि व्यवस्था में कठोर लगान जो था उस व्यवस्था से वो परेशान भी था और किसान भी उससे पीड़ित थे, तो उसमें बदलाव चाहता था वो। तो कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि व्यवस्था याद रहे आपको, कृषि व्यवस्था जो थी उस समय कठोर नियम थे। उसमें क्या थे? कठोर नियम, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार उस समय लागू किए हुए थे। उन नियमों को कुछ बदलाव करना चाहता था ये, इसलिए कृषि में लगान को कम करके कृषि की स्थिति को सुधार करना चाहता था। तो ये कार्य आप याद रख सकते हैं कि प्रारंभिक समस्या में दूसरी समस्या उसकी कृषि में कठोर लगान के जो नियम थे उन नियमों में बदलाव करके या उनको सरल करके इस समस्या को हल करना चाहता था वो। तो दूसरी समस्या इस प्रकार उसने हल की कि उन्हें को क्या किया, कठोर लगान व्यवस्था को कृषि में कम करते हुए सुधारने का कार्य किया। तीसरा, केंद्रीय सत्ता के प्रभाव को पुनर्स्थापित करना। ये सभी सुल्तानों का कार्य रहा है कि उन्होंने केंद्रीय सत्ता को अपने पक्ष में करते हुए मजबूत करने का प्रयास किया है। तो केंद्रीय, याद रहे, केंद्रीय जो सत्ता थी उस सत्ता को उसने क्या किया, मजबूत करने का कार्य किया। संगठित बोल सकते हैं, संगठित करने का कार्य किया। अर्थात वह सुल्तान के पद और उसकी गरिमा को क्या करना चाहता था, उठाना चाहता था, उसको सम्मानित करना चाहता था। इसीलिए उसने केंद्रीय सत्ता को संगठित करने का भी कार्य किया। तो समस्याओं के साथ उसका निदान भी चल रहा है कि उसने इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया। जैसे रिक्त राजकोष को भरने के लिए उसने क्या किया, कई प्रकार के लगान लगाए, कर लगाए, लेकिन वसूली का उसने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल विधिवत रूप से सरल अपनाया। जैसे कृषि, दूसरे में कृषि व्यवस्था को सुधार करने के लिए उसने कठोर नियमों के बजाय सरल नियमों को अपनाया या सरल नियमों से लगान वसूली की। सरल नियमों से क्या की उसने, लगान वसूली की। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण सुधार भी है और समस्या का निदान भी है। तीसरा, केंद्रीय सत्ता को संगठित करने का कार्य किया। और चौथा है प्रांतीय सीमा में पुनर्गठन की समस्या, क्योंकि उसके शासनकाल में प्रांत जो थे बिखरे पड़े थे, तो इसलिए प्रांतीय सत्ता या प्रांतीय शासन कह सकते हैं हम। प्रांतीय शासन में क्या करना, सुधार करना। प्रांतीय शासन को क्या करना, संगठित करना या उनका गठबंधन करना। प्रांतीय शासन का गठबंधन करना, गठबंधन करना। आप इस पॉइंट को इस प्रकार लेंगे कि गठबंधन करना मतलब उनको बांधना, बिखराव जो हो रहा था प्रांतों का उन्हें एक समूह में बांधना, उनके लिए केंद्रीय सत्ता के रूप में उसको क्या करना, अपने अधिकार में लेना। तो ये चार उसकी समस्याएं थी और उन समस्याओं को हल करने के लिए उसने जो कार्य किया वो किया उसने तीसरे पॉइंट के रूप में उसकी नीति, जिसको हम पढ़ेंगे। गयासुद्दीन की नीति है ये तीसरे नंबर पे, जिसको हम गृह नीति कहते हैं। कौन सी नीति, गृह नीति। इस गृह नीति के आधार पर उसने क्या किया, इनको हल किया। तो गयासुद्दीन की गृह नीति, उसने गृह नीति के आधार पर इन सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद एक नीति और आएगी जिसमें उसकी विदेश नीति आएगी। क्या आएगी उसकी, विदेश नीति। तो आप याद रखें ये गृह नीति है गयासुद्दीन की, अब है विदेश नीति। विदेश नीति, विदेश नीति में क्या होगा, पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध रखने हैं, किस प्रकार के संबंध रखने हैं, वो इसमें देखने को मिलेंगे हमें। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने गृह नीति का कार्य किया। तो सुल्तान का पहला कार्य अमीरों और जनता को संतुष्ट करना था। उसने एक कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए सर्वप्रथम सार्वजनिक कल्याण के कार्य और सुख सुविधाओं की ओर अपना ध्यान रखते हुए जनता को आकर्षित किया। उसके इस सिद्धांतों के आधार पर उसने राज्य के नियम बनाए। सुल्तान ने शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति की। तो ये भी याद रखें गृह नीति में उसने कौन से कार्य किए, ईमानदार व्यक्तियों की क्या की, उसने नियुक्ति की। किसमें, प्रशासन में। सुल्तान ने सर्वप्रथम रिक्त राजकोष को भरा। उसके लिए उसने उन लोगों से लगान वसूली की एक सूची बनाई जिन्होंने अवैध रूप से धन को इकट्ठा किए हुए थे। तो देखो कितना अच्छा काम किया कि रिक्त राजकोष भरने के उसने उन लोगों को चुना, एक सूची तैयार की। क्या की, एक सूची तैयार की और उस सूची को तैयार करके उन लोगों के नाम उसमें छांटे जिन्होंने अवैध क्या कर रखे थे, अवैध, अनलीगल यानी गैर कानूनी तरीके से धन इकट्ठा कर रखा था। उनसे उसने लगान के रूप में, कर के रूप में वसूल करते हुए राजकोष को भरा। तो इसीलिए ये पॉइंट काम आता है उसकी गृह नीति में कि उसने सर्वप्रथम रिक्त राजकोष को भरा और उसके लिए उन लोगों को एक सूचीबद्ध करते हुए उनसे अवैध रूप से जो धन वसूल करते थे उन जागीरदारों को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद गयासुद्दीन ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए लगान के रूप में 1/10वां भाग निश्चित किया।
तो ये भी याद रखें आप। कठोर नियमों को सरल करते हुए उसने 1/10वां भाग, लगान का भाग जो रखा गया वो कितना रखा गया, 1/10। तो आपको गृह नीति में ही ये सुधार दिखाई देंगे कि किस प्रकार उसने सुधार किए। लगान का कितना भाग रखा, 1/10 भाग कर के रूप में वसूल किया। ठीक है, जैसे 100 रुपये का 10 रुपये, तो 1/10वां भाग उसने किया। उसके साथ ही उसने गयासुद्दीन ने हिंदुओं को भी और मुस्लिम को भी दोनों को समान सहयोग करते हुए उसने सहयोग की नीति को अपनाया, जिसको हम कह सकते हैं सर्वधर्म संभाव वाली नीति को उसने अपनाया। अर्थात उन्होंने इसका भी सहयोग किया, हिंदुओं का भी, और मुस्लिम समाज को तो था ही था, तो हिंदुओं का भी उसने इसके प्रति सहयोग किया। और उसने मध्यम मार्ग की पालना करते हुए लगान वसूली का कार्य किया। यानी उसने ये नहीं कि मुसलमानों से कम और हिंदुओं से ज़्यादा कर लिया हो, उसने दोनों में ही कौन सा मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता जो था, जिसके आधार पर उसने दोनों से बराबर बराबर लगान वसूली का कार्य किया और कृषि की स्थिति को मजबूत किया। तो इस प्रकार से कृषि में लगान हो गया। केंद्रीय सत्ता को संगठित करने के लिए उसने अपने पद और प्रतिष्ठा को उठाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। और चौथा प्रांतीय सत्ता थी, जिसको गठबंधन करने के लिए प्रांतों को क्या किया, एकजुट किया, अर्थात उनका संगठन किया। तो ये 4 समस्याएं उसकी गृह नीति में हल होती हुई दिखाई देती है। ये अपने आप में एक अलाउद्दीन खिलजी की सूझबूझ का परिणाम था, गयासुद्दीन तुगलक की सूझबूझ का परिणाम था। अब पढ़ते हैं उसकी विदेश नीति। क्या है उसकी विदेश नीति? की विदेश नीति में उसने क्या किया, तो ध्यान दें, विदेश नीति में उसने पड़ोसी राज्यों के साथ जो नीति अपनाई उसको विदेश नीति का नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहले उसने विदेश नीति में कुछ राज्य थे उन पर आक्रमण किए और वहाँ विजय प्राप्त करते हुए अपनी क्षेत्रीयता का विस्तार किया। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर किया, कौन कौन से राज्यों को जीता और वहाँ पर अधिकार स्थापित किया। विदेश नीति में सबसे पहले वारंगल की विजय। पहली कौन सी विजय है, वारंगल, दक्षिण भारत में है वारंगल की विजय। सबसे पहले उसने वारंगल पर आक्रमण किया और वारंगल को जीता, तो ये पहली विजय उसकी वारंगल की है। गयासुद्दीन ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सर्वप्रथम 1321 में अपने युवराज उलुग खां, जिसको जूना खां भी कहते हैं, उलुग खां भी कहते हैं, 1321 में इसको भेजा सेना का नेतृत्व करते हुए। किसको, उलुग खां, जूना खां, 2-4 नाम इसके मैंने बताए भी थे, जिसका पुत्र था। और मोहम्मद बिन, कौन सा बिन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये 3-4 नाम है इसके, जिसके नाम से इतिहास में आगे जाकर प्रसिद्ध होगा। उसको वारंगल की विजय के लिए भेजा नेतृत्व करते हुए। जो उसका युवराज था वह एक शक्तिशाली सेना के साथ वारंगल गया। वहाँ उसके शासक रुद्र प्रताप, ध्यान रखें वारंगल का सुल्तान कौन था या शासक कौन था, रुद्र प्रताप ने वीरता के साथ शाही सेना के साथ मुकाबला किया। शाही सेना कौन सी मानी जाएगी, तुगलक वंश की सेना शाही सेना मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से संबंध रखती है, तो दिल्ली सल्तनत शाही सेना में शामिल है उसकी सेनाएं। तो रुद्र प्रताप ने उलुग खां को घेर लिया और अंत में एक नई अफवाह फैल जाने के कारण उलुग खां घेरा उठाकर सिंहासन प्राप्त करने के लिए वापस दिल्ली की तरफ कूच कर गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में उलुग खां जीतने वाला था, लेकिन बीच में ही उसने युद्ध को छोड़कर वापस दिल्ली की ओर कदम बढ़ा लिया। अफवाह किसी ने क्या फैलाई, ये युद्ध जीतने के लिए किसी ने फैलाई, किस प्रकार फैलाई? अफवाह ये थी कि सुल्तान खुद स्वयं यानी गयासुद्दीन जो है उसकी मृत्यु हो गई है। और ये समाचार जब उलुग खां को पता लगा, क्योंकि ये दिल्ली में थे, ये कहाँ थे, दिल्ली में, और ये कहाँ थे, दक्षिण में, तो दक्षिण में थे, तो इनको जब समाचार पता लगा मोहम्मद बिन तुगलक को कि इसकी मृत्यु हो गई यानी पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो गद्दी प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए वापस युद्ध के स्थल से दिल्ली की ओर लौटने लगा। और ये अफवाह थी कि सुल्तान की मृत्यु हो गई और इस युद्ध में गयासुद्दीन की असफलता हाथ लगी, क्योंकि वह युद्ध में जीत नहीं पाया, अर्थात उसमें हार गया, दिल्ली की तरफ कूच कर गई, क्योंकि अफवाह थी कि सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु जो है अपने आप में एक झूठा दिखावा बताया गया, जिससे इसका पुत्र जो है इस युद्ध में जो उसके साथ नहीं लड़ पाया और वापस दिल्ली की ओर लौट गया। इसीलिए यहाँ पर यह हार किसकी मानी गई, गयासुद्दीन तुगलक की मानी गई। तो वारंगल की विजय के बजाय इसको हम कह सकते हैं वारंगल का विजय अभियान, लेकिन ये सफल नहीं रहा। वारंगल का विजय अभियान जो कि असफल रहा। ठीक है, तो पहला ये है। अब दूसरा लेते हैं आगे, नंबर 2 पे उड़ीसा। दूसरा जो है उड़ीसा पर आक्रमण किया, जिसको उड़ीसा की विजय कहते हैं। वारंगल से लौटते समय रास्ते में था ये, दक्षिण भारत में वारंगल कर्नाटक के आगे में पड़ता है। तो दूसरा जो अभियान है
वो कौन सा? उड़ीसा, उड़ीसा की विजय। यहाँ भी विजय लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर इसने जरूर लूट खसोट की, इसलिए अपने आप में विजय प्राप्त की। तो किस प्रकार की? तो देखें इसको ध्यान से। वारंगल से लौटते समय अलूक खां ने उड़ीसा वाला मार्ग चुना। उड़ीसा के उत्कल, जिसको जहाजपुर कहते हैं, वहाँ पर उसने आक्रमण किया और विजय के फलस्वरूप उसे क्या मिला? वहाँ पर बहुत सा धन संपदा मिली और साथ में उसे हाथी, जो वहाँ के बहुमूल्यवान माने जाते थे, उन हाथियों को उसने अपनी सेना में एकत्रित किया और दिल्ली लेकर आने लगा या दिल्ली लेकर लौट गया। तो ये उसकी उड़ीसा की विजय मानी जाती है। तीसरा मंगोल विजय, ये भी गयासुद्दीन की तीसरी विजय है, इसको हम कह सकते हैं नंबर 3 पे मंगोल विजय। मंगोल विजय, मंगोल जाति जो थी लुटेरी जाति थी, बार बार आक्रमण किया करती थी और मौका देखकर धावा बोला करती थी। इस पर भी आक्रमण करने के लिए 1324 में युवराज को दक्षिण में भेजा, जिस समय दक्षिण अभियान में था वो। उसी समय उत्तर पश्चिम से मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोलों के इतने ज़बरदस्त आक्रमण हुए कि गयासुद्दीन एक शक्तिशाली सेना लेकर वहाँ पहुँचा और शाही सेना के सामने मंगोलों की सेना जो है वो टिक नहीं पाई और इस प्रकार उन्होंने क्या किया? उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया। तो ये उसकी विजय के रूप में है, जिसको हम मंगोल विजय कहते हैं। तो तीसरी विजय थी मंगोल विजय गयासुद्दीन की। चौथी विजय है बंगाल व बिहार पर विजय। चौथी कौन सी है? बंगाल और बिहार पर। तो नंबर 4 है बंगाल एवं बिहार की विजय, क्योंकि बंगाल और बिहार पूर्वी प्रांत थे और समृद्ध प्रांत थे, तो इनको प्राप्त करना भी कौन चाहता था? अलाउद्दीन, सॉरी बार बार अलाउद्दीन का नाम आता है, गयासुद्दीन। तो देखिए, गयासुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना, उसी समय बंगाल में गृह युद्ध चल रहा था। वहाँ 3 भाई थे, गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नासरुद्दीन। याद रखें ध्यान से नाम, गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन और नासरुद्दीन के मध्य क्या चल रहा था? बंगाल में गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उस उत्तराधिकार के युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान ने अपने सेनापति जफ़र खां को बंगाल की राजधानी, उस समय क्या थी? लखनौती। बंगाल की राजधानी कौन सी थी? लखनौती। लखनौती। तो लखनौती पर क्या किया? आक्रमण किया जफ़र खां ने, जो कौन था? इसका सेनापति गयासुद्दीन का। इसने यहाँ पर आक्रमण किया और गयासुद्दीन ने वहाँ पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? जफ़र खां को। जफ़र ने वहाँ पर जाकर उसकी राजधानी लखनऊ पर आक्रमण किया। जफ़र खां ने गयासुद्दीन को बंदी बना लिया, जो उसमें से एक नाम है, गयासुद्दीन को बंदी बना लिया और नासरुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया और उसे दिल्ली सल्तनत की ओर से अधीनता स्वीकार कराने के लिए विवश कर दिया। तो ये याद रखना आपको कि उसने इसको क्या कर दिया? विवश कर दिया। किसको? यहाँ के जो 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों में से एक को क्या कर लिया? बंदी बनाकर उसे अधीनता स्वीकार कराने के लिए विवश कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार बंगाल पर विजय हो गई और इसी प्रकार धीरे धीरे उसने आगे बढ़ते हुए बिहार को अपने नियंत्रण में कर लिया। अब लास्ट में पढ़ते हैं गयासुद्दीन की क्या है? मूल्यांकन और मृत्यु। चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट गयासुद्दीन का मूल्यांकन। मूल्यांकन में उसके चरित्र मूल्यांकन को गिनेंगे और 6ठे नंबर पे हम उसकी मृत्यु या घटनाक्रम जो अंत में रहा वो किस प्रकार रहा। तो ये 6 पॉइंट है इसके। प्रारंभिक परिचय पहला पॉइंट, दूसरा प्रारंभिक समस्याएं, तीसरा गृह नीति, चौथा विदेश नीति, 5वां मूल्यांकन पढ़ रहे हैं अब। तो मूल्यांकन में देखिए, जब सुल्तान बंगाल में था तब उसे सूचना मिली कि उसका पुत्र जो औलिया का शिष्य बन गया था, कौन? जूना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में सूचना मिली। तो उसने क्या किया वो बाद में है। पहले सुल्तान का चरित्र मूल्यांकन की बात करें तो उसे इतिहास में योग्य और उदार शासक बताया गया है, जिसे प्रजापालक के रूप में माना जाता है। उसने हिंदू और मुसलमानों में सहिष्णुता की भावना का परिचय दिया। उसने साहित्यकारों विद्वानों का दरबार में प्रसिद्धि प्रदान किया। भवन निर्माण में भी उसकी रुचि थी। उसी ने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया। कई बार पूछ लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, तो तुगलकाबाद नामक नगर जो है, इस नगर का निर्माण भी क्या किया? इसने ही करवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो अपने आप में मूल्यांकन में हम बात करें तो इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गयासुद्दीन व उसके छोटे पुत्र महमूद ने क्या किया? अपने पिता को ही मरवा दिया। अर्थात ये घटनाक्रम मार्च 1325 का है। इसको हम मृत्यु के रूप में पढ़ेंगे कि पितृहंतु के रूप में उसकी मृत्यु या हत्या जो की वो किसने की? इसी के पुत्र, क्या नाम था जिसका? मोहम्मद बिन तुगलक। उसी ने इसको मरवा दिया। किस प्रकार मरवाया? जब सुल्तान बंगाल में था तब उसे सूचना मिली कि उसका पुत्र औलिया का शिष्य बन गया। संत ने ये भविष्यवाणी
की थी कि शीघ्र ही उलूग खां सुल्तान बनने वाला है, यानी कि गयासुद्दीन को पहले से ही ओलिया ने ये कह दिया था कि अगर आप इस प्रकार रहेंगे तो आपका जो पुत्र है वो आपके जीते जी सत्ता को हाथ में ले लेगा। और इसको भविष्यवाणी किसने कर दी थी? ओलिया ने, कि तुम कुछ ही समय में क्या बनने वाले हो? सुल्तान बनने वाले हो। तो इसीलिए ओलिया को आदेश भिजवाया किसने? सुल्तान गयासुद्दीन ने। क्या कहा कि उसके दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही वो क्या कर दे? दिल्ली छोड़ दे। अर्थात ओलिया ने कहा कि दिल्ली दूर है अस्ति, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। इसको हमने उस वाक्य के रूप में कहा दिल्ली दूर अस्ति। दिल्ली, क्योंकि ये वाक्य इसी प्रकार है, दिल्ली दूर है अस्ति, अर्थात संस्कृत का वर्ड ये कि दिल्ली बहुत दूर है। इसके आधार पर दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये किसने कहा? ओलिया ने कहलवाया। किसको कहलवाया? गयासुद्दीन तुगलक को। और कहा जाता है कि जब तक वह वहाँ पहुँचा उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसको बीच रास्ते में ही मौत के घाट उतरवा दिया। किसने? उसके पुत्र ने। किस प्रकार? युवराज ने अपने पिता का स्वागत करने के लिए, क्योंकि जब वो दक्षिण से वापस दिल्ली लौट रहे थे तब उन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता का स्वागत करने के लिए तुगलकाबाद में, जो तुगलकाबाद नगर बसाया था गयासुद्दीन ने, वहाँ पर एक समारोह का आयोजन रखा और काम चलाऊ लकड़ी का एक महल तैयार करवाया। और रात्रि में जब भोज किया जा रहा था, रात्रि भोज, उसी के दौरान अधिकांश अमीर और युवराज हाथ धोने के लिए जब बाहर निकल गए, तभी उसने अचानक क्या करवाया? हाथियों के पैरों से महल को बंधवा रखा था, अर्थात लकड़ी के महल को बांध रखा था। और वैसे ही हाथियों ने अपने कदम बढ़ाए और महल चकनाचूर हो गया और गयासुद्दीन उसी के नीचे दबकर मर गया। तो इस प्रकार उसकी मृत्यु जो है 1325 में, कब? 1325 में उस लकड़ी के महल को गिरने के कारण हुई। और वो किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कौन था? उसका पुत्र। तो क्या माना जाता है? पितृहंतु, पिता की हत्या करने वाला या पिता को मारने वाला। क्योंकि ओलिया ने भविष्यवाणी कर दी थी किसकी? उलूग खां की, जूना खां की या मोहम्मद बिन तुगलक की, कि आप क्या बनने वाले हो? भावी सुल्तान बनने वाले हो। और ये किसको पसंद नहीं था? गयासुद्दीन को। ओलिया बिल्कुल पसंद नहीं था गयासुद्दीन को, इसीलिए उसने उसे मैसेज भी भिजवाया था कि वह दिल्ली छोड़ दे। लेकिन फिर ओलिया ने गयासुद्दीन को ये लिखकर भिजवाया कि दिल्ली दूर अस्ति, अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि तुम्हें दिल्ली आने में बहुत समय लगेगा। और वाक्य में यही रहा, वह दिल्ली तक पहुँच ही नहीं पाया और बीच रास्ते में ही 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा वो गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा, जिसके 5 पॉइंट थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस तुगलक वंश के उस सुल्तान को जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी योजनाएं, उसके कार्य और उसका समय 1325 से लेकर 1331 तक का रहेगा, जो महत्वपूर्ण रूप से इतिहास में तुगलक वंश का शासक माना जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे फिरोज तुगलक को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप गयासुद्दीन तुगलक को PDF के द्वारा भी देखकर याद कर सकते हैं। धन्यवाद।